नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों देखेंगे ईवीएस पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है यानी इससे संबंधित है। तो एक नंबर है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। 2 नंबर है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। 3 है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथा है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर की बात करें, यह जो कह रहा है कि उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो ऐसा नहीं है। विद्यालय में जितने भी बच्चे पहुंचते हैं सभी को मिड डे मील मिलता है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ईवीएस में जो है मिड डे मील का संबंध है, इस जो लिखा हुआ है कि कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। यह शिक्षण अधिगम, 1 नंबर, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मूल्यवान समय को ये बर्बाद ही करते हैं, कुछ समय बर्बाद होते हैं लेकिन यह उतना उचित नहीं है। 3 नंबर का यदि बात करें कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, तो आपका आंसर जो होगा यह 3 नंबर होगा कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर है, क्योंकि इससे सीखने के लिए मिलता है। तो आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। बोझ के बिना सीखना, नंबर 1, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। नंबर 2, स्कूल बैग का कम वजन। 3, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। 4, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ 1 नंबर कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। यदि आधा पाठ्यक्रम को यदि कर देंगे तो फिर सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ तो रह जाएंगे, क्योंकि सिलेबस मतलब उसमें अध्याय कम कर दिए जाने के बाद बहुत सारे चीज़ तो छूट जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। 2 नंबर, स्कूल बैग का वजन कम। तो आपका ऑप्शन 2 जो है सही है, आंसर आपका होगा कि स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट इसमें से जो कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, यदि अध्याय भी यदि कम कर दें तो फिर क्या होगा, सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ रह जाएंगे, बच्चे पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। चौथा है, अबोध का भार कम करना। अबोध का भार कम करना यानी अबोध का मीन्स क्या हुआ, ज्ञान का अभाव, यानी जिसके पास कम ज्ञान है तो उसका भार कम कर देना, तो ऐसा भी नहीं है। यानी आपका ऑप्शन जो है 2 होगा कि स्कूल बैग का कम वजन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का अर्थ है कि स्कूल बैग का कम वजन होना, ताकि बच्चों की दबाव महसूस न हो। इससे बच्चे पर मानसिक दबाव पड़ता है, इसलिए स्कूल बैग का कम वजन होना, यह आंसर सही होगा। 3 नंबर है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो सबसे धीमी होगी, 1 नंबर है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। 2 है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। 3 है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। चौथा है कि सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो आपका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। वाष्पीकरण का अर्थ क्या है, वाष्पीकरण द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। इस स्थिति में आपका आंसर 1 होगा।
नेक्स्ट 4th, बाला का पूर्ण रूप क्या है? बाला का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, 2 मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, 3 अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, चौथा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो आपका ऑप्शन जो है होना चाहिए 4 नंबर होगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो आपका ऑप्शन जो है 4th हो जाएगा। 5 नंबर, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। नंबर 1 ग्राफिक कौशल, नंबर 2 दिशात्मक कौशल, 3 चित्रण कौशल, 4 स्थितीय कौशल। तो ग्राफिक कौशल का मतलब क्या है कि जो ग्राफ के बारे में जिसको ज्ञान हो, ठीक है, तो ग्राफिक कौशल हो गया। तो यहाँ तो कह रहा है कि स्थान, दूरी और दिशा के बारे में, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो दिशात्मक कौशल, यानी दिशात्मक कौशल यानी सिर्फ जिसमें दिशा का कौशल हो। चित्रण कौशल यानी मैपिंग स्किल, मैपिंग स्किल में क्या होता है, स्थान, दूरी और दिशा सब चीज़ इसमें निर्धारित किया जाता है। तो आपका आंसर जो है 3 नंबर होगा। और चौथा स्थितीय कौशल, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान देंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बच्चों की सूचियों का ध्यान हो, बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, डी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे। यानी इसमें देखना कि कौन कौन हो सकता है। तो आपका जो है सी का जो ऑप्शन सी जो है कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मूल्यवान सामग्री लगी हो तभी जो है कि है समूह अध्ययन होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपका ए बच्चों की सूचियों का ध्यान रहे हो ये होगा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ये भी सही है, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे ये भी सही है। यानी आपका आंसर जो होगा ए, बी और डी होगा, ए, बी और डी 2 नंबर आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक विशेषता के बारे में कह रहा है। 1 नंबर ऑप्शन है दत्त कार्य यानी असाइनमेंट मेथड, 2 है कागज पेंसिल परीक्षण, 3 है मौखिक प्रश्न, 4 है निर्धारण मापनियाँ। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वह होगा 3 नंबर मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न से बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य तीनों जो दिया हुआ है इसमें वह लिखने की क्षमता का आकलन हो सकता है। जैसे कि आपका दिया हुआ दत्त कार्य असाइनमेंट मेथड, इसमें से लिखा जाता है, कागज पेंसिल परीक्षण इसमें भी लिखने का कार्य होगा, निर्धारण मापनियाँ इसमें भी लिखने का कार्य होगा। इसलिए आपका आंसर जो होगा वह 3 नंबर होगा मौखिक प्रश्न। 8 नंबर, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो 1 नंबर है इसे बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, 2 है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, 3 है बच्चों में सृजनशीलता का विकास,
सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो 1 नंबर जो ऑप्शन जो कह रहा है कि इससे बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, आपका यहाँ पे आंसर नहीं में देना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इससे बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है। यदि बच्चा कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, कुछ श्रेष्ठ वस्तु बना रहा है, उसका प्रदर्शनी होना चाहिए। तो ये तो इस प्रकार से सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तो यह गलत है। बच्चे के बारे में निर्णय नहीं करना है। 3 बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, सही है, सृजनशीलता का विकास करेंगे। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, यह भी सही है। बच्चे को समझने का पूर्ण समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा वह 2 नंबर होगा, क्योंकि आंसर नहीं में देना था, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। नंबर 1 परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। 2 तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। 3 बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। 4 रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, तो पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की प्रयुक्त भाषा क्या होनी चाहिए कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा। 2 नंबर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, हाँ ये सही है, ये बच्चा से क्या जो दिन प्रतिदिन का जो भाषा है उससे संबंधित होना चाहिए। 4 है रूखी बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो कठिन नहीं होना चाहिए, कठिन होगा तो फिर बच्चे सीखेंगे ही नहीं। दूसरा है कि तकनीकी, यदि टेक्निकल भाषा का यदि उपयोग करेंगे तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। नेक्स्ट 10 ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड कम करना। 2 है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। 3 कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। 4 है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो आपका ऑप्शन 1 यदि देखें तो छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, तो ऐसा नहीं करना है। 2 लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। यदि दोनों को अलग अलग कर देंगे तो फिर समूह कार्य का अर्थ नहीं रह जाएगा, तो फिर सीखेंगे, अलग अलग भी सीखेंगे, लेकिन समूह कार्य में यदि एक साथ रहेंगे तो बेहतर सीखेंगे। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ऐसा भी नहीं करना है कि जो कम प्रदर्शन कर रहा है और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसको अलग अलग कर देंगे, तो फिर सीख नहीं पाएंगे। दोनों यदि एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे। तो 4th है कि सहयोग और मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये सही है। यानी कह रहा है कि समूह में सीखने से बच्चे में वर्कलोड कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं, जिससे बच्चे की अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इसलिए आपका आंसर जो है 4th होगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।